हेलो एवरीवन। एम्स लैब टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ये पेपर टोटल 50 क्वेश्चन का था, तो आज इस पार्ट में हम बचे हुए 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया? मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिनको ग्रो कराने के लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। हालांकि ऑप्टिमल टेम्परेचर की जो रेंज है वो डिफरेंट स्पीसीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। इसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं: साइक्रोफाइल, मीसोफाइल एंड थर्मोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स होते हैं जो 20 डिग्री के नीचे ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मोस्ट ऑफ द सेप्रोफाइल्स जैसे है सूडोमोनास। दूसरा है मीसोफाइल्स। मीसोफाइल्स की जो टेम्परेचर रेंज होती है वो होती है 25 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया इसी टेम्परेचर में ग्रो करते हैं। और लास्ट है थर्मोफाइल्स। ये हाई टेम्परेचर रेंज 55 टू 80 डिग्री सेल्सियस में ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस। Question number 22, which medium is selective for gram-negative bacteria? मैकाउकी अगार एक सिलेक्टिव और डिफरेंशिएट मीडिया है जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। मैकाउकी अगार की कंपोजिशन देखें तो इसमें पेप्टोन, लैक्टोस अगार, न्यूट्रल रेड और सोडियम टॉरोक्लेट जिसे हम बाइल साल्ट भी बोलते हैं प्रेजेंट होते हैं। मैकाउकी अगार में प्रेजेंट बाइल साल्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट करते हैं। बाइल साल्ट एक डिटर्जेंट लाइक सब्सटेंस होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्टर्ब कर देते हैं। ये स्पेशली हार्म करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को और उनको ग्रो होने से रोकते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो बाइल साल्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। इसी आउटर मेम्ब्रेन की वजह से ये प्रोटेक्ट रहते हैं टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ दिस कंपाउंड्स और इसी की वजह से ही ये मैकाउकी अगार पर ग्रो कर पाते हैं। मैकाउकी अगार इसके अलावा एक डिफरेंशिएट मीडिया भी है जो लैक्टोस फर्मेंटेशन के बेस पर बैक्टीरिया को नॉन लैक्टोस फर्मेंटर और लैक्टोस फर्मेंटर में डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कैटालेज इन बैक्टीरिया? कैटालेज एक एंजाइम है जिसका प्राइमरी फंक्शन है ब्रेक डाउन करना हाइड्रोजन परऑक्साइड को इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन परऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस का प्रोडक्ट होता है। कैटालेज हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक करके उसको वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है और न्यूट्रलाइज करता है हार्मफुल इफेक्ट को और बैक्टीरिया सेल्स को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेटिव डैमेज से। जब 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड को कैटालिस्ट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की कॉलोनी से मिक्स किया जाता है तो इसमें हमें बबल फॉर्मेशन देखने को मिलती है। कैटालिस्ट को प्राइमरली हम यूज़ करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए स्टेफाइलोकोकस कैटालिस्ट पॉजिटिव को स्ट्रेप्टोकोकस कैटालिस्ट नेगेटिव से डिफरेंशिएट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूनोटिक डिजीज? लेप्टोस्पायरोसिस एक जूनोटिक डिजीज़ है जो मेनली लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस से होती है। व्हील डिजीज इसकी स्पीड फॉर्म है जो लीवर और किडनी को इन्वॉल्व करती है। लेप्टोस्पायरा टाइटली एंड रेगुलरली कॉइल्ड होता है और हुक्ड एंड होने की वजह से इसको क्वेश्चन मार्क की अपीयरेंस मिलती है। लेप्टोस्पायरा को आप ना तो लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और ना ही ऑर्डिनरी स्टेन से, बट इसको देखने के लिए हम सिल्वर इम्प्रेगनेशन टेक्निक जैसे कि फोंटाना मॉडिफाइड स्टेनर टेक्निक का यूज कर सकते हैं और या फिर डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप या फिर फेस कंट्राइड माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। लेप्टोस्पायरा के 3 इंपॉर्टेंट एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं: रॉडेंट्स, रेन एंड राइस। अप्रोक्सीमेटली 10 डेज के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद 90% केसेस में माइल्ड एनिक्टेरिक फेब्राइल इलनेस और 10% में व्हील्स डिसीज देखने को मिलती है। इसको हम EMJH कोर्ट ऑफ फ्लेचर्स मीडिया में ग्रो करा सकते हैं। लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस को डायग्नोस करने के लिए मैट यानी कि माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है। क्वेश्चन नंबर 25, विच स्टेनिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज?
एसिड फास्ट स्टेन को पॉल एहरलिच ने डिस्कवर किया था और जील एंड निल्सन ने इसको मॉडिफाइड किया था। जेडेनस्टेन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और अदर एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। इसके स्टेप कुछ इस तरह से है। फर्स्ट स्टेप है प्राइमरी स्टेन। कार्बन फर्स्ट इन स्मेयर पर डालकर इसे हीट कर लेना है और 5 to 8 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि स्टेन एसिड फास्ट बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेनिट्रेट हो जाए। सेकेंड स्टेप है डीकलराइजेशन। डीकलराइजेशन करने के लिए हम 25% सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करेंगे। और लास्ट स्टेप है काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन करने के लिए मिथिलीन ब्लू और मेलाचेटिन ग्रीन का यूज कर सकते हैं। रिजल्ट में हमें एसिड फास्ट बैक्टीरिया रेड टू पिंक कलर में देखने को मिलेगा। अब समझते हैं एसिड फास्टनेस को। माइकोलिक एसिड एक की कंपोनेंट है एसिड फास्ट बैक्टीरिया लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की सेल वॉल का। माइकोलिक एसिड लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं जो वैक्सी लिपिड रिच लेयर बनाते हैं बैक्टीरिया सेल वॉल में, जिसकी वजह से बहुत सी कन्वेंशनल स्टेन और केमिकल डिसइंफेक्ट रेजिस्ट करता है। हाइड्रोफोबिक नेचर होने के कारण माइकोलिक एसिड एक बैरियर बनाता है जो वाटर सॉल्युबल डाई की पेनिट्रेशन को लिमिट में रखता है। इसी वजह से एसिड फास्ट बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए हमें स्पेशल स्टेन्स लाइक जेडेन की जरूरत होती है, जिसमें हीट से हम स्टेनिंग को बैक्टीरिया की सेल वॉल में ले जा सकें। माइकोलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड फास्ट प्रॉपर्टी के लिए, जहां पर सेल्स प्राइमरी स्टेन को रिटेन कर पाते हैं इवन आफ्टर डीकलराइजेशन। ये रेजिस्टेंस टू डीकलराइजेशन एसिड फास्ट बैक्टीरिया के फीचर्स को डिफाइन करती है। Question number 26. Which of the following anticoagulant tube is needed to collect a sample of PT and APTT? PT एंड APTT टेस्ट ब्लड क्लॉटिंग पाथवे को एवेल्युएट करने के लिए यूज होते हैं। PT एक्सटेंसिंग एंड कॉमन पाथवे को और APTT इंटेंसिंग पाथवे को मेजर करने के लिए यूज होता है। सोडियम सिट्रेट ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटीकोगुलेंट है बिकॉज जो सोडियम सिट्रेट का मैकेनिज्म है उसमें ये कैल्शियम से बाइंड हो जाता है, जिससे एंटीकोगुलेंट ट्यूब में ब्लड क्लॉट नहीं होता। कैल्शियम ब्लड क्लॉट कैसेट्स के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। ये कोएगुलेशन पाथवे के एंजाइम के लिए एज ए कोफैक्टर काम करता है। सिट्रेट को हम 3.2% और 3.8% की कंसंट्रेशन में यूज करते हैं। सिट्रेट टू ब्लड रेशो 1:9 होनी चाहिए। बाकी ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए सोडियम फ्लोराइड मेनली ग्लूकोज को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है, ये ग्लाइकोलिसिस को रोकता है। ऑप्शन बी EDTA का चिलेटिंग इफेक्ट होता है, पर ये प्राइमरली हेमाटोलॉजी टेस्ट लाइक CBC में यूज होता है। ये सेल्स की मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व रखता है, पर इसे हम APTT PT को मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन डी हेपेरिन मेनली ब्लड गैस एनालिसिस में यूज होता है। हेपेरिन क्लॉटिंग फैक्टर मेजरमेंट में इंटरफेयर करता है, इसीलिए हम इसे PT मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज द रेशियो फॉर डिल्यूशन ऑफ ब्लड फॉर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बाय न्यूबर चैम्बर? 1:20 डिल्यूशन न्यूबर चैम्बर पर टिपिकली TLC करने के लिए यूज की जाती है। होल ब्लड में WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। न्यूबर चैम्बर पर TLC को काउंट करने के लिए सेल्स की कंसंट्रेशन को एक मैनेजेबल नंबर तक रिड्यूस करने के लिए डिल्यूशन की जाती है। 1:20 डिल्यूशन मीन्स 1 पार्ट ब्लड का और 19 पार्ट डिल्यूटिंग फ्लूइड के। TLC को काउंट करने के लिए डिल्यूटिंग फ्लूइड जैसे कि टर्क फ्लूइड यूज़ कर सकते हैं। टर्क फ्लूइड की कंपोजिशन है एसिटिक एसिड जो RBC को लाइज करेगा, डाइलैक जंक्शन बॉयलेट जो WBC के न्यूक्लियस को स्टेन कर देती है। सैंपल को फ्लूइड से 1:20 में डिल्यूट करने के बाद न्यूबर चैम्बर के ऊपर स्पेशल कर्व स्लिप रखकर 0.1 mm की डेप्थ को चार्ज करेंगे। थोड़ा टाइम सेटल होने के बाद इस चैम्बर की ग्रिड के 4 कॉर्नर वाले बॉक्स में WBC को काउंट कर लेंगे। तो TLC निकालने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड इंटू 1 एरिया काउंटेड mm² इंटू डेप्थ इन mm इंटू डिल्यूशन फैक्टर। एरिया है 4 यानी कि 4 कॉर्नर्स, डेप्थ है 0.1 mm और डिल्यूटिंग फैक्टर है 20। अब फार्मूला बन गया TLC इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड इंटू 1/4 इंटू 1/0.1 इंटू 20। फॉर एग्जाम्पल काउंटेड सेल्स हैं 200, सो 200 इंटू 1/4 इंटू 1/0.1 इंटू 20 इज इक्वल टू 200 इंटू 50 इज इक्वल टू 10,000 क्यूब पर mm। Question number 28. All of the following stains can be used for reticulocyte counts except
एरिथ्रोपोइसिस में सेकंड लास्ट स्टेज होती है रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स इमैच्योर आरबीसी होते हैं जिसमें आरएनए के रेसिड्यू मौजूद होते हैं। आरएनए को विजुलाइज करने के लिए स्पेसिफिक स्टेन यूज होती है जिसमें आरएनए एज ए नेटवर्क और ग्रेन्यूल्स इनसाइड द रेटिकुलोसाइट्स दिखाई देते हैं। इन स्टेन्स को हम सुप्रावाइटल स्टेन बोलते हैं। ये लिविंग सेल में से बिना फिक्स किए आरएनए को स्टेन कर देती हैं। दिए हुए ऑप्शन में से न्यू मिथिलिन ब्लू, एजूर बी, ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू तीनों सुप्रावाइटल स्टेन्स हैं जो रेटिकुलोसाइट्स के अंदर के आरएनए को बहुत ही अच्छे से स्टेन कर पाती हैं। टॉलिडन ब्लू एक बेसिक थायजीन डाई है जो हिस्टोलॉजी में टिश्यू को स्टेन करने के लिए यूज की जाती है, पर्टिकुलरली मास्ट सेल को, जहाँ पर जी ग्रेन्यूल्स को मेटाक्रोमेटिकली स्टेन कर पाती है। टॉलिडन ब्लू सुप्रावाइटल स्टेन नहीं है, इसीलिए ये रेटिकुलोसाइट्स के आरएनए को स्पेसिफिकली हाईलाइट नहीं कर पाती, सो इसे हम रेटिक काउंट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 29, मैक्रोसाइट्स इन पेरिफेरल स्मीर आर ऑब्जर्व्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस एक्सेप्ट। मैक्रोसाइट्स लार्ज रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसमें मीन सेल वॉल्यूम MCV इंक्रीज हो जाती है। कंडीशंस जो एसोसिएटेड हैं विद मैक्रोसाइट्स, पहली है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में विटामिन B12 और फ्लेट की डेफिशिएंसी के कारण DNA सिंथेसिस डिफेक्टिव हो जाती है जिसके कारण मैक्रोसाइट्स RBC की फॉर्मेशन हो जाती है। क्योंकि इन सेल में न्यूक्लियर की मैच्योरेशन डिले हो जाती है पर साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होती रहती है। दूसरी कंडीशन है क्रॉनिक एल्कोहलिज्म जिसके कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है जैसे कि विटामिन B12 और फ्लेट जो बोन मैरो को डायरेक्टली अफेक्ट करती है जिससे मैक्रोसाइट्स अनीमिया हो जाता है। और लास्ट थर्ड कंडीशन है लीवर डिजीज, स्पेशली सिरोसिस। मैक्रोसाइट्स आर कॉमन ड्यू टू अल्टर लिपिड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ RBC मेम्ब्रेन जिससे सेल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में करेक्टराइज्ड माइक्रोसिटिक हाइपरक्रोमिक RBC देखने को मिलते हैं ड्यू टू लैक ऑफ आयरन। सो हमारा राइट आंसर है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 30, ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइजर्स आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ऑटोमेटिक हेमाटोलॉजी एनालाइजर एक एडवांस इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है ब्लड के वेरियस पैरामीटर जैसे कि RBC, WBC, HB, प्लेटलेट काउंट एक्सेट्रा को। ये एनालाइजर का प्रिंसिपल डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं और इसमें आप मेजर क्या कर रहे हैं। जैसे कि पहला है इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस, वोल्टर प्रिंसिपल और इलेक्ट्रिक इम्पीडेंस। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है हेमाटोलॉजी एनालाइजर का। इसमें सैंपल को एक स्मॉल अपर्चर में से पास किया जाता है। जब एक सेल इसमें से गुजरता है तो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस में चेंज आता है जिससे एनालाइजर इसके साइज का पता लगाता है। ये मेथड पर्टिकुलरली RBC एंड प्लेटलेट्स को काउंट करने में यूज़ होता है। दूसरा है लाइट स्कैटरिंग। इस टेक्नोलॉजी में लेज़र लाइट यूज़ की जाती है। ब्लड सेल फ्लो साइटोमीटर में से पास होते हैं और लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, शेप और इंटीरियर। फॉरवर्ड स्कैटरिंग सेल साइज और साइड स्कैटरिंग सेल ग्रैनुलिटी और कम्प्लेक्सिटी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये मेथड WBC की डिफरेंट टाइप्स, RBC और प्लेटलेट को स्टडी करने में यूज़फुल होते हैं। और थर्ड है फ्लोरोसेंस। ये और भी ज़्यादा एडवांस हेमाटोलॉजी एनालाइजर में यूज़ होती है। इस मेथड में स्पेसिफिक डाइज यूज होती है जो सर्टेन कंपोनेंट ऑफ सेल्स लाइक न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को स्टेन करते हैं और फिर फ्लोरोसेंस एमिट करते हैं। फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी और पैटर्न हमें डिफरेंट सेल्स को समझने में हेल्प करता है, स्पेशली इमेच्योर सेल्स, न्यूक्लिएटेड RBC एटसेट्रा को। मॉडर्न एनालाइजर इन सभी टेक्निक्स को कंबाइन करके यूज़ करते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्यूरेट ब्लड एनालाइज देते हैं। सो हमारा राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट शुड बी द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू एंड द फिक्सेटिव फॉर हिस्टोपैथोलॉजी प्रोसेसिंग। हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू की प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिक्सेशन से हम टिश्यू की मॉर्फोलॉजी और टिश्यू को ऑटोलाइसिस और प्यूरिफिकेशन से बचा सकते हैं। फिक्सेशन की रेशो टिश्यू को फिक्स करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ताकि फिक्सेटिव टिश्यू को यूनिफॉर्मली पेनिट्रेट कर सके और टिश्यू के स्ट्रक्चर को बचा सके एंड सेलुलर डिग्रेडेशन को भी रोक सके।
मोस्ट फिक्सेटिव जैसे कि 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मलिन टिश्यू को स्लोली पेंट्रेट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 mm पर आवर की स्पीड पर। अगर फिक्सेटिव इनसफिशिएंट अमाउंट में होगा तो सिर्फ आउटर लेयर ही अच्छे से फिक्स हो पाएगी और इनर पार्ट अनफिक्स और ऑटोलाइसिस दिखेगा। 1:10 एंश्योर करती है कि टिश्यू के सारे पार्ट इवन डीपर पोर्शन अच्छे से फिक्स हों। एक अच्छा फिक्सेशन अचीव करने के लिए टिश्यू के चारों ओर इनफ फिक्सेटिव होना चाहिए। अगर फिक्सेटिव कम होगा तो फिक्सेशन इनकम्प्लीट रह जाएगी जो स्टेनिंग और माइक्रोस्कोपी को अफेक्ट करेगी और इसी की वजह से टिश्यू श्रिंक भी हो सकता है क्योंकि इसमें सेलुलर प्रोटीन अच्छे से प्रिजर्व नहीं होगा। 1:10 फिक्सेटिव हेल्प करता है टिश्यू को नेचुरल मॉर्फोलॉजी में मेंटेन करने में। क्वेश्चन नंबर 32, फॉलोइंग सिंबल ऑन ए केमिकल बॉटल इन द लेबोरेटरी मीन्स। ये फोटो में दिखाया गया सिंबल फ्लैमेबल के लिए यूज़ किया जाता है। दो प्राइमरी हजार्ड्स जो फ्लैमेबल के साथ एसोसिएटेड होते हैं वो है एक्सप्लोजन और फायर। ये फ्लैमेबल लिक्विड वेपर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये वेपर एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और जब इन लिक्विड्स को हीट किया जाता है इनके फ्लैश पॉइंट तक या फिर उसके ऊपर तो ये आग पकड़ लेते हैं। बाकी ये कुछ और सिंबल्स हैं एनवायरमेंटल हजार्ड, एक्यूटली टॉक्सिक, गैस अंडर प्रेशर, करोसिव, एक्सप्लोसिव, फ्लेमेबल, मॉडरेट हजार्ड्स, ऑक्सीडाइजिंग एंड हेल्थ हजार्ड्स। Question number 33, which of the following crystals may be found in acidic urine? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, अमोनियम यूरेट एल्कलाइन यूरिन के क्रिस्टल्स हैं और कैल्शियम ऑक्सलेट एसिडिक और न्यूट्रल यूरिन में पाया जाता है। ये कैल्शियम और ऑक्सलेट दोनों से मिलकर बना होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन के साथ लिंक्ड होता है। शेप की बात करें तो ये क्रिस्टल मोस्टली स्मॉल एनवेल्प शेप्ड होता है और कभी कभी डंबल शेप्ड का भी दिखाई देता है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट नॉर्मली पाई जाती है पर ये किडनी स्टोन को भी इंडिकेट करता है। ये ऑक्सलेट रिच फूड, डिहाइड्रेशन, कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, एक्सेस विटामिन सी की इनटेक के कारण भी यूरिन में पाया जाता है। Question number 34, which of the following is the primary reagent in the copper reduction tablet? कॉपर रिडक्शन टेस्ट जिसे हम बेनेडिक्ट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये रिड्यूसिंग शुगर जैसे कि ग्लूकोज को सैंपल में टिपिकली यूरिन में डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इस टेस्ट का प्राइमरी रीजन कॉपर सल्फेट है जो रिड्यूसिंग शुगर से रिएक्ट करता है। बाकी ऑप्शन जैसे कि ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ये का कंपोनेंट है मिक्सचर का पर ये रिडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सोडियम टेट्राथायोनेट, ये तो कॉपर रिड्यूसिंग टेस्ट में यूज़ ही नहीं होता। और लास्ट है ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ये एंजाइमेटिक ग्लूकोज टेस्ट में यूज़ होता है, कॉपर रिडक्शन मेथड में नहीं। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। Question number 35, healthcare workers who deal with biomedical waste should mandatorily take which of the following vaccine? हेल्थ वर्कर्स जो बायोमेडिकल वेस्ट से डील करते हैं उनको हायर रिस्क रहता है ब्लड बॉर्न पैथोजेंस पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस बी का, जो कि इन्फेक्टेड ब्लड और बॉडी फ्लूइड से कंटैक्ट होने पर ट्रांसमिट हो सकता है। नीडल स्टिक इंजरी जैसे एक्सीडेंट में हेपेटाइटिस बी के होने के 30% चांस होते हैं एज़ कम्पेयर टू हेपेटाइटिस सी जिसमें चांस 3% और HIV जिसमें 0.3% चांस होते हैं। हेपेटाइटिस बी के प्रोफाइलैक्सिस में हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जिसमें कि HBsAg को यूज़ किया जाता है। ये वैक्सीन DNA रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से जीन एस को ईस्ट क्रोमोजोम में क्लोन करके बनाई जाती है। दूसरा है पैसिव इम्यूनाइजेशन हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन और HBIg, ये इमीडिएट प्रोटेक्शन देने के लिए यूज़ की जाती है। एक्सपोजर टू HBsAg बाय पॉजिटिव ब्लड, सेक्सुअल कंटैक्ट, न्यूनेटल बॉर्न ऑफ हेपेटाइटिस बी, पोस्ट लीवर ट्रांसप्लांट जैसे केसेस में विद इन 6 आवर देनी होती है। थर्ड है कंबाइन इम्यूनाइजेशन HBIg और वैक्सीन का कम्बिनेशन HBIg अलोन से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये न्यूनेटल बॉर्न टू HBV इन्फेक्टेड मदर केस में रिकमेंडेड होती है जिसमें एक सिंगल इंजेक्शन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ न्यूनेटल को दिया जाता है और फिर वैक्सीन का फुल कोर्स फॉलो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, ए हिस्टोग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइट ब्लड सेल पॉपुलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रा फ्रॉम दिस हिस्टोग्राम?
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिम्फोसाइट्स हैं 31.2%, न्यूट्रोफिल्स हैं 62%, मिक्स्ड यानी कि मोनोसाइट प्लस ईओसिन प्लस बेसोफिल्स हैं 6.8%। और काउंट देखे तो लिम्फोसाइट्स हैं 1800, न्यूट्रोफिल्स हैं 3600 और मिक्स्ड हैं 400। इनको टोटल करेंगे तो टीएलसी बनेगी 5800 और टीएलसी की नॉर्मल वैल्यू होती है तकरीबन 4000 से 11000 क्यूब पर एमएम। और अगर डीएलसी की बात करें तो न्यूट्रोफिल 60 से 70%, लिम्फोसाइट 20 से 40% और मिक्स्ड होते हैं 2 से लेके 10% तक। क्वेश्चन में दी गई सारी रीडिंग नॉर्मल वैल्यू में फॉल करती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 37. Ammonium oxalate reagent is used for counting of which of the following parameter? मैनुअल मेथड लाइक दी हीमोसाइटोमीटर में प्लेटलेट काउंट करने के लिए अमोनियम ऑक्सलेट एज ए डिल्यूटिंग फ्लूइड यूज़ किया जाता है। ये रेड ब्लड सेल्स को लाइज कर देता है और डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इसे हम डब्ल्यूबीसी काउंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पर मोस्ट कॉमनली ये प्लेटलेट काउंट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। अमोनियम ऑक्सलेट को 1% वेट बाय वॉल्यूम की कंसनट्रेशन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रीस एकर डिल्यूटिंग फ्लूइड, ब्रेचर कॉर्नकाइड डिल्यूटिंग फ्लूइड, हाइम्स डिल्यूटिंग फ्लूइड, ट्रोम्बेटस फ्लूइड, गोवर सॉल्यूशन भी प्लेटलेट काउंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38. नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज। प्रोथ्रोम्बिन टाइम एक्सटिंक्शन और कॉमन पाथवे को एवेल्युएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पीटी को हम एंटी कोगुलेंट थेरेपी जैसे कि वारफिन और क्लॉटिंग डिसऑर्डर असेस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक हेल्दी पर्सन में पीटी की नॉर्मल वैल्यू 11 to 16 सेकेंड्स होती है। पीटी की वैल्यू स्लाइटली डिपेंड करती है पीटी के टेस्टिंग मेथड पर, इसीलिए पीटी के रिजल्ट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम आईएनआर का यूज़ करते हैं जिसकी नॉर्मल वैल्यू 0.8 to 1.2 होती है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर बेनेडिक्ट्स टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोसूरिया? बेनेडिक्ट टेस्ट एक क्वांटिटेटिव टेस्ट है क्योंकि ये हमें सिंपली पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट बताता है। ये मेथड बेस्ड है रिडक्शन ऑफ क्यूप्यूरिक आयन टू क्यूप्रस आयन, जिसकी वजह से बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ब्लू से ग्रीन, येलो, ऑरेंज और पिंक और ब्रिक रेड कलर का हो जाता है। इस टेस्ट को हम क्वेश्चन नंबर 34 में और हमारी कुछ पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। Question number 40. As per the biomedical waste management rules, blood soaking cotton is to be disposed in which color bag? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट एज पर बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 2016 के अकॉर्डिंग बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने के लिए 4 कैटेगरीज येलो, रेड, वाइट एंड ब्लू बनाई गई हैं। येलो कैटेगरी में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट जैसे कि आइटम कंटेमिनेटेड विद द ब्लड फ्लूइड्स लाइक ड्रेसिंग, प्लास्टर्स, कॉटन स्वैप्स एंड बैग कंटेनिंग रेसिड्यू और डिस्कार्डेड ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट डिस्कार्ड करते हैं। इसके अलावा एक्सपायर मेडिसिन, केमिकल वेस्ट, केमिकल लिक्विड वेस्ट, माइक्रोबायल और बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट भी इसमें ही डिस्कार्ड करते हैं। सो हमारा राइट आंसर है येलो। Question number 41. Section cutting machine is known as। माइक्रोटोम एक कटिंग टूल है जो टिश्यू के एक्सट्रीमली थिन सेक्शन कट कर सकता है, जिसे हम सेक्शन कटिंग बोलते हैं, और इस प्रोसेस को माइक्रोटोमी और माइक्रो सेक्शनिंग भी बोलते हैं। माइक्रोटोम में टिश्यू को कट करने के लिए 2 स्टेप्स हैं। पहला है ट्रिमिंग, जिसे हम रफ कटिंग भी बोलते हैं, और दूसरा है सेक्शन कटिंग या फिर इसे हम फाइन कटिंग भी बोलते हैं। माइक्रोटोम मैनुअल, सेमी ऑटो और फुली ऑटोमेटिक भी आते हैं। इसमें आप टिश्यू सेक्शन की थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सेक्शन कटिंग के लिए स्टील, ग्लास और डायमंड नाइफ का यूज होता है। टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम है रोटेरी, बेसलेज, रॉकिंग, क्रायो माइक्रोटोम, अल्ट्रा माइक्रोटोम एटसेट्रा। इसमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला माइक्रोटोम है रोटेरी माइक्रोटोम। क्वेश्चन नंबर 42. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन मेथड इज रिकमेंडेड बाय द इंटरनेशनल कमेटी फॉर क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स एंड नेशनल कमेटी फॉर क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स?
साइनोमिथाइल हीमोग्लोबिन मेथड इंटरनेशनल कमेटी फॉर क्लिनिकल लेबॉर्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड नेशनल कमेटी फॉर क्लिनिकल लेबॉर्ट्री स्टैंडर्ड्स के द्वारा रिकमेंडेड स्टैंडर्ड मेथड है हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये मेथड हाईली एक्यूरेट होता है और ये हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा पॉइंट है ब्रॉड मेजरमेंट रेंज। ये सेल्फ हीमोग्लोबिन को छोड़कर बाकी सारे तरह के हीमोग्लोबिन को मेजर कर पाता है। थर्ड है स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इस मेथड में हीमोग्लोबिन एक स्टेबल फॉर्म साइनोमिथाइल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कि हम इजीली मेजर कर सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से। ये मेथड सिंपल और रिलायबल भी है और वर्ल्ड वाइड लैब्स में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट लेबोरेटरी फाइंडिंग इज मोस्ट नोटेबल इन हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया में आरबीसी प्रीमेच्योरली डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है, जो आगे जाके बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाती है। हीमोग्लोबिन हीम और हीमोग्लोबिन में टूट जाती है। हीम फिर आगे जाकर अनकंजुगेटेड यानी कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाती है। आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हीमोलिटिक एनीमिया में ज़्यादा होने के कारण बिलिरुबिन भी बढ़ जाता है और जिसकी वजह से फिर आगे जाकर जॉन्डिस भी हो जाता है। इसी के साथ ही हीमोग्लोबिन की भारी कमी हो जाती है। एलडीएच इंक्रीज़ हो जाता है। हेपेटोग्लोबिन जो प्लाज्मा में फ्री हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है वो भी डिक्रीज हो जाती है। रेटिकुलोसाइट्स इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि हमारी बोन मैरो आरबीसी के लॉस को कंपनसेट करना चाहती होती है। इस क्वेश्चन के जो बाकी ऑप्शंस हैं जैसे कि इंक्रीज प्लेटलेट काउंट, ये हीमोलिटिक एनीमिया से एसोसिएटेड नहीं होता। लो आयरन लेवल यूजली नॉर्मल या फिर इंक्रीज होगा। और जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डिक्रीज्ड वाइट ब्लड सेल काउंट। हीमोलिटिक एनीमिया आरबीसी से रिलेटेड होता है, डब्ल्यूबीसी से नहीं। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डज पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीबी रिप्रेजेंट। पीसीबी को हम हेमाटोक्रिट भी बोलते हैं। ये एक पैरामीटर है जो ब्लड वॉल्यूम में से आरबीसी के प्रोपोर्शन को मेजर करता है और इसे हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। पीसीबी अनीमिया और पॉलीसाइथीमिया को देखने के लिए, रेड सेल इंडिसेस को एस्टिमेट करने के लिए और एचबी वैल्यू की एक्यूरेसी को चेकिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। पीसीबी को मेज़र करने के लिए दो मेथड्स हैं, मैक्रोहेमेटोक्रिट, दूसरा है विंट्रू मेथड। पहले बात करते हैं माइक्रोहेमेटोक्रिट मेथड की। इसमें एक कैपिलरी ट्यूब को ब्लड से फिल करना है और इसके एक एंड को सील कर लेना है। सील करने के बाद 12,000 की स्पीड पर 5 मिनट के लिए इसको सेंट्रीफ्यूज करना है। आरबीसी के पोर्शन को हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। इस मेथड की कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि इसमें सैंपल की क्वांटिटी कम लगती है, ये मेथड क्विक है, ये मेथड रूटीन में यूज़ होने वाला मेथड है। दूसरा मेथड है मैक्रोहेमेटोक्रिट मेथड। इसमें विंट्रू ट्यूब को ब्लड से फिल करने के बाद 2300 की स्पीड पर आधे घंटे के लिए सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है और उसके बाद हम डायरेक्टली पीसीबी को इसमें मेज़र कर सकते हैं। ये मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है पर ये टाइम कंज्यूमिंग है। पीसीबी की रेफरेंस रेंजेस हैं अडल्ट मेल में 40 से 50%, अडल्ट फीमेल नॉन प्रेग्नेंट में 38 to 45%, प्रेग्नेंट अडल्ट फीमेल में 36 to 42%, चाइल्ड जो 6 से 12 ईयर के हैं उसमें है 37 to 46%, चाइल्ड जिसकी एज 6 मंथ टू 6 ईयर है उसमें 36 to 42%, 2 to 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट में 32 to 42%, न्यू बॉर्न में 44 to 60% और इसकी जो क्रिटिकल वैल्यू है 20 से कम और 60 से ज़्यादा। पीसीबी के टेस्ट और सैम्पलिंग करते टाइम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, जिसमें से पहला है टॉर्निकेट ज़्यादा टाइम बांधने से हीमो कंसंट्रेशन हो सकती है, जिसकी वजह से पीसीबी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा है स्किन पंचर करते टाइम फिंगर को ज़्यादा स्क्यूज़ करने से सैंपल डल्यूट हो सकता है, जिससे हेमाटोक्रिट की वैल्यू डाउन आ सकती है। थर्ड है एक्सेस एंटीकोगुलेंट आरबीसी को श्रिंक कर सकता है। फोर्थ, अगर एंटीकोगुलेंट अच्छे से मिक्स नहीं हुआ तो रिजल्ट गलत आ सकते हैं। फिफ्थ नंबर, क्लॉट की वजह से भी हेमाटोक्रिट डिक्रीज हो सकता है। नंबर 6, सेंट्रीफ्यूज की स्पीड और टाइम भी पीसीबी को इफ़ेक्ट कर सकती है। नंबर 7, पीसीबी में हम होल ब्लड यूज़ करते हैं
और प्लाज्मा की वॉल्यूम भी इसे इफ़ेक्ट करती है। और लास्ट है पॉइंट नंबर 8, जिसमें हम बात करेंगे रूल 3 एंड 9 की। हीमोग्लोबिन को 3 से मल्टीप्लाई करके और आरबीसी काउंट को 9 से मल्टीप्लाई करके हम पीसीवी की वैल्यू निकाल सकते हैं। Question number 45. When collecting a blood sample, which technique is essential to prevent hemolysis? जब आरबीसी की डैमेज हो जाती है तो आरबीसी का सारा कंटेंट जैसे कि हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में आ जाती है, जिसे हम हेमोलिसिस बोलते हैं। हेमोलिसिस से बचने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को अवॉइड करना होगा। उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, यूज़ अ स्मॉल नीडल। हमें स्मॉल नीडल जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, क्योंकि स्मॉल साइज नीडल यूज़ करने से हेमोलिसिस के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें आरबीसी प्रेशर के साथ नैरो पाथ से होकर निकलते हैं। सेकंड है कलेक्शन विदाउट टॉर्निकेट। टॉर्निकेट हमें हेल्प करता है हीमो कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने में, पर यह हेमोलिसिस को डायरेक्टली प्रिवेंट नहीं कर सकता। थर्ड ऑप्शन है फिल द ट्यूब स्लोली। ऐसा करने से ब्लड क्लॉट भी हो सकता है, पर एक रीजनेबल रेट पर सैंपल ट्यूब्स भरने से हेमोलिसिस को रोका जा सकता है। और इस क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मेक्स सैंपल जेंटली आफ्टर कलेक्शन। ऐसा करने से सैंपल एंटीकोगुलेंट से अच्छे से मिक्स हो जाता है और ब्लड को क्लॉट होने से भी रोकता है। ऐसे करने से हेमोलिसिस भी रुक सकती है, पर अगर आप इसे बहुत ही ज़ोर से मिक्स करेंगे तो हेमोलिसिस हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46. Which staining method is commonly used to evaluate FNAC samples? मेक रेनॉल्ड जिम्सम कॉमनली FNAC के स्मीयर्स को स्टेन करने के लिए यूज़ की जाती है। MGG एक रोमनोवस की टाइप स्टेन है जो सेल्स को डिफरेंशिएट और सेलुलर कंपोनेंट की मॉर्फोलॉजी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये साइटोलॉजिकल डिटेल्स एक्सीलेंट डिटेल्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फीचर भी प्रोवाइड करती है। ये सेल्स की डिफरेंट टाइप जैसे कि इन्फ्लामेटरी सेल्स, एपिथेलियल सेल्स और मैलिग्नेंट सेल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। बाकी ऑप्शन जैसे ऑप्शन ए जेडन स्टेन एसिड फास्ट बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए, ऑप्शन बी ग्राम स्टेन बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए और ऑप्शन डी राइस स्टेन मेनली ब्लड स्मीयर्स और बोन मैरो की स्लाइड्स को स्टेन करने के लिए यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 47. टर्म हाइपोक्रोमिया फॉर आरबीसी इन पेरिफेरल ब्लड फिल्म वुड बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जब आरबीसी सेंटर में से नॉर्मल आरबीसी से ज़्यादा पैलर हो जाए तब हम उसे हाइपोक्रोमिया बोलते हैं। ये हीमोग्लोबिन के लो लेवल होने के कारण होता है। नॉर्मली आरबीसी भी सेंटर में से पैलर होते हैं, पर हाइपोक्रोमिक सेल्स में ये बहुत अच्छे से उभर कर आता है। हाइपोक्रोमिक सेल्स हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन के जो अदर ऑप्शंस हैं जैसे ऑप्शन ए वेरिएबिलिटी इन शेप, वेरिएबिलिटी इन शेप को हम पोइकिलोसाइटोसिस बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक सेल्स नहीं। ऑप्शन बी है पैक्ड विद हीमोग्लोबिन, हाइपोक्रोमिक सेल्स में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। और लास्ट है ऑप्शन सी मार्केटली ब्लू इन कलर, पॉलीक्रोमेजिया जैसे कंडीशंस में सेल ब्लू कलर लेते हैं, हाइपोक्रोमेजिया में नहीं। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पापा-निकोलाउ स्टेन। पैप स्टेन एक मल्टीक्रोमैटिक स्टेन है जो प्राइमरली साइटोलॉजी में यूज होती है। पैप स्टेन ई स्पेशल सर्वाइकल स्मीयर को एग्जामिनेशन करने के लिए और मैलिग्नेंसी को डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है। पैप स्टेन एक साइटोलॉजी की गोल्डन स्टेन है। पैप स्टेन मल्टी डाई से मिलकर बनी होती है जो सेल्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है। पैप स्टेन की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक न्यूक्लियस स्टेन और 2 साइटोप्लाज्मिक स्टेन यूज होती हैं। न्यूक्लियस स्टेन है हीमोटॉक्सिन और साइटोप्लाज्मिक स्टेन है OG6 एंड ईओसिन एजूर। OG6 जो कैरेटनाइज सेल्स को स्टेन करती है। ईओसिन एजूर अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जिसमें पहला है ईओसिन वाई जो मैच्योर सुपरफिशियल स्क्वेमोस सेल के साइटोप्लाज्म को पिंक कलर में स्टेन करती है। दूसरी है लाइट ग्रीन SF जो नॉन कैरेटनाइज सेल्स को कलर देती है। और लास्ट में बिस्मार्क ब्राउन ये म्यूसिन को मार्स सेल के ग्रेन्यूल्स को ब्राउन कलर में स्टेन करती है।
ऑप्शन में से दिए गए 3 रीजन पैप स्टेन में यूज होते हैं, पर मिथिलिन ब्लू स्टेन पैप स्टेन में यूज नहीं होती। ये बैक्टीरियल स्मीयर को स्टेन करने के लिए यूज होती है। सो हमारा राइट आंसर है मिथिलिन ब्लू। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रेफर्ड एसिड फॉर डीकैल्सिफिकेशन ऑफ टिश्यू। डीकैल्सिफिकेशन टिश्यू में से कैल्शियम को बाहर निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं। डीकैल्सिफिकेशन के लिए हम मोस्ट कॉमनली नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। ये कैल्शियम साल्ट को तोड़कर टिश्यू में से बाहर निकालता है। इसको हम 5 to 10% की कंसंट्रेशन में यूज कर सकते हैं। ये कंसंट्रेशन डीकैल्सिफिकेशन एफिशिएंसी और टिश्यू प्रिजर्वेशन के बैलेंस को बनाकर रखता है। नाइट्रिक एसिड डीकैल्सिफिकेशन के प्रोसेस को फास्ट करता है और टिश्यू के मॉर्फोलॉजी को भी प्रिजर्व करके रखता है। अदर ऑप्शंस में है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को हम 10% की कंसंट्रेशन में यूज करते हैं, बट 28 की परसेंटेज में नहीं। ये नाइट्रिक एसिड से माइल्डर होता है। ये नाइट्रिक एसिड के मुकाबले टिश्यू को कम डैमेज देता है, पर इसकी प्रोसेसिंग स्लो होती है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। नेक्स्ट है 20% सल्फ्यूरिक एसिड। कॉमनली इसे हम डीकैल्सिफिकेशन में यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव एसिड होता है। ये टिश्यू को सिग्निफिकेंट डैमेज भी कर सकता है और इसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव भी होता है। लास्ट ऑप्शन है 25% HCl। इसे हम डीकैल्सिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर ये एसिड नाइट्रिक एसिड के मुकाबले ज़्यादा अग्रेसिव होता है और टिश्यू को डैमेज भी कर सकता है, इसलिए हम डीकैल्सिफिकेशन के लिए इसे यूज़ नहीं कर सकते। सो हमारा राइट आंसर है नाइट्रिक एसिड। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाय मेजरिंग द हाइट ऑफ प्लाज्मा कॉलम आफ्टर अ सेट पीरियड। ESR में हम ब्लड को वेस्टर्न गन और वेंट्रल ट्यूब में फिल करने के बाद 1 घंटे के लिए स्टैंडिंग पोजीशन में छोड़ देते हैं और फिर प्लाज्मा की हाइट को मेज़र कर लेते हैं। ESR के बारे में हम इस पेपर के पार्ट 1 वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।